मैं हूं रीनू यादव। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीट मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट आ सकती हैं। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल की माने तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट के साथ क्लीन स्वीप कर सकती है और उसे 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे 43% वोट मिल सकता है, तो अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं। और इस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो कांटे की टक्कर कही जा रही थी, यहां पर अनुमानित आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, जहां छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का एग्जिट पोल सामने आया है। बीजेपी को मिल सकती हैं 9 से 11 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आप ये देखिए कि बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाए। हालांकि बीजेपी दावा कर रही थी 11 की 11 सीटें जीतने का, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दावा किया है कि इस बार बीजेपी की सीटें घटेंगी। जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं, अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी 9 से 11 सीटें पाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में महज 1 या 2 सीटें जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई कई बार नजर आती है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 5% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस को मात देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता हुआ नजर आया है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी का जो दबदबा है लोकसभा चुनावों के दौरान लोकसभा क्षेत्रों में, वो बरकरार रहने वाला है। और हो सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आएगी। लेकिन ये एग्जिट पोल की रुझान है। 4 तारीख को न्यूज 18 नतीजे भी बताएगा और कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। 52% बीजेपी को वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य को 5% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। तो देखिए, एक तरीके से अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वानुमान पहले भी लगाए गए थे और उसमें भी न्यूज 18 का जो सर्वे था वो सबसे ज्यादा सटीक विश्लेषण किया गया था। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ रहा है, जहां बीजेपी को 9 से 11 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस को महज 2 सीटों पर भी संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज्यादा पीछे नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से क्लीन स्वीप करने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है और कांग्रेस एक उम्मीद है कि हो सकता है बीजेपी की जो प्रमुख सीटें हैं उन पर कांग्रेस अपना कब्जा कर ले। लेकिन जो सर्वे हुआ है उसमें सिर्फ 2 सीट ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। हो सकता है कि बीजेपी 11 की 11 सीटें क्लीन स्वीप कर दे। और इस तरीके से आप देखेंगे, जब पूरे देश की बात करेंगे, एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है और अदर्स को 42 से 52 सीट्स मिल सकती हैं। और इस तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पास नजर आ रहा है। ये एग्जिट पोल के रुझान है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें चाहे वोटिंग परसेंटेज की बात कर लें, चाहे सीट्स की बात कर लें, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ली जाए, उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन उससे कहीं पीछे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों का एग्जिट पोल आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बीजेपी को मिल सकती है 9 से 11 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करने का जो ये नंबर है सामने आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकता है 52% वोट, कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी चाहे वोट शेयर की बात कर ली जाए, बीजेपी 52% वोट शेयर के साथ सबसे आगे, 43% वोट शेयर मिल सकता है कांग्रेस को। ये अनुमानित आंकड़े आपको बता रहे हैं, अनुमानित परसेंटेज आपको बता रहे हैं जो इस वक्त न्यूज 18 के सर्वे में सामने आया है। अन्य को 5% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और इस तरीके से मेगा एग्जिट पोल में जो बड़ी बातें हैं वो भी आपको दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान, यानी कि कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। हो सकता है कि सीट 1 या 2 आगे बढ़े, हो सकता है कि ये भी ना रहे।
लेकिन 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। पहले जो पूर्वानुमान न्यूज 18 का रहा है, जो एग्जिट पोल रहा है, वो काफी हद तक सटीक रहा है और सबसे सटीक जो विश्लेषण था वो न्यूज 18 का ही था। एक बार फिर से ये मेगा एग्जिट पोल सामने आ चुका है। और देखिए हमारे साथ कुछ खास पैनल भी जुड़ेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, सबसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रकाश पुंज पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका प्रकाश जी। आप न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ की खास तौर पर हम बात करेंगे, 9 से 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 52% वोट शेयर बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जो उम्मीद कर रही है कि इस बार अच्छे खासे अपनी पकड़ मजबूत करेगी, 11 लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कांग्रेस कर रही थी। किस तरीके से देखते हैं आप प्रकाश जी से? देखिए, न्यूज 18 के जो सर्वे हैं और उसके जो आंकड़े हैं वो हमेशा ही मुझे लगता है कि ट्रस्टवर्दी रहे हैं, हमेशा ही सटीक, लगभग सटीक के आसपास ही देखने को मिले हैं। और इस बार भी जो आपका सर्वे है वो मुझे लगता है कि लगभग वो सही है। इसमें ये हो सकता है कि जैसे आपने भी अनुमान आशंका व्यक्त की कि ये हो सकता है 11-0 भी क्लीन स्वीप हो जाए। बीजेपी का कहना है, यहाँ पे जो मेरी रीजनल नेताओं से बात हुई और संघ के भी कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है, उनका कहना है कि वे आश्वस्त हैं। मुझे एक सीट पर बस थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो है कांकेर सीट। कांकेर सीट पे हो सकता है कि 19-20 का पेच फंस भी जाए, लेकिन अगर जो भी जीतेगा कांकेर सीट का भी, उसका मार्जिन जो है वो बहुत कम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन टोटालिटी देखा जाए, क्योंकि अभी 5 महीने पहले ही जो लोकसभा का माफ कीजिए विधानसभा का जो मैंडेट जनता ने दिया है, तो जनता का रुख मोदी की गारंटी की ओर है। और केंद्र के नेताओं की जो यहाँ रैलियां हुई विधानसभा में, उसी का असर था कि लोकसभा में विधानसभा में 5 साल में ही जनता ने कांग्रेस को हटा के वापस बीजेपी को मौका दिया। तो अगर हम उसकी परछाई देखें तो 6 महीने में ही स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी। मैं आपको 2018 की बात याद दिलाऊं तो 2018 में जी कांग्रेस को 90 में से 68 सीट मिली थी विधानसभा में। बावजूद उसके लोकसभा में 2019 के लोकसभा में भाजपा को 11 में से 9 सीटें मिली थी। तो अगर उसके कैलकुलेशंस की हम बात करें तो इस समय 11 में से 11 सीटें बीजेपी को जीतना कोई बहुत ज्यादा इसमें अनिश्चितताओं वाली बात नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत भी ये जो आप 52 बता रहे हैं वो 54-55 के आसपास जाएगा, क्योंकि अन्य को यहाँ पे जो 5% की बात हो रही है, अन्य का शेयरिंग मुझे लगता है कि लोकसभा में नहीं होगा। विधानसभा में लोकल नेताओं के प्रति एक सिंपैथी होती है, पर यहाँ पे केंद्र की बात है। बिल्कुल, ये जो लाइन आपने बोली है कि विधानसभा चुनाव में जरूर हो सकता है कि जो लोकल के नेता होते हैं वो कुछ पकड़ मजबूत कर लेते हैं, लेकिन लोकसभा की जब बात आती है तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए वोट किया जाता है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं तौकीर रजा साहब, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सर, आपका बहुत स्वागत है। तो इस वक्त सीधे रुक करेंगे तौकीर रजा जी के पास। तौकीर जी, जो सर्वे आ रहा है, जो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है, उसमें बीजेपी तो अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 52% लगभग बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज शुरू से लेकर 7वें चरण तक रहा है, ये कहा जा रहा था बार बार कि कहीं ना कहीं जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सत्ता पलट जाती है। देखिए, ऐसा है कि बात सही बोल रहे हैं कि जब वोटिंग प्रतिशत नहीं, वोटिंग होता है तो सत्ता पलट जाती है, एंटी इनकम्बेंसी का मामला आता है जी। लेकिन माननीय मोदी जी की गारंटी में जब हमने अभी कुछ महीने पहले, 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव जीता था, उसी से जनता की नब्ज पहचान में जाती है कि ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला छत्तीसगढ़ में, उससे समझ में आ गया था कि लोगों की जनता क्या चाहती, जनता चाहती थी। और ये भी बता दूं आपको, अब तो हमारी सरकार है, उनकी सरकार के समय में हमने जो है जीत के अच्छी खासी सीटों से जीत के आए थे, और अब तो हमारी सरकार है, हम 11 में 11 जीतेंगे भाई। अभी प्रकाश पुंज पांडे जी का जो
वक्तव्य मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा उनका आकलन था। मैं बता रहा हूं, हमारा जो आंकड़ा आ रहा है, हम 55 से 56% वोटों से हमको जो प्रतिशत मिला है, लगभग 55 से 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और 38 से 39% मात्र जो है कांग्रेस को मिला है। इसके हिसाब से अगर अनुमान लगाए 5 से 7-6% जो है दूसरों को मिला है, तो इससे अगर अनुमान लगाए तो हम पूरी की पूरी 11 की 11 सीटें हम जीत रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है मोदी गारंटी के रूप में। और साथ ही साथ मैं शुरू से कहता आता था अब की बार 400 पार, और इन्होंने बोला था कि नारा लगाना बंद कर दी। मैंने कभी ये नारा बंद नहीं किया, कल भी लगाया, अब क्या उसके पहले भी लगाया कि अब की बार 400 पार। और मोदी जी के चेहरे में जो चुनाव लड़ा था हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, वो उनको जो है सर आंखों पर रखा, तो उन्होंने हर वादा पूरा किया। ऐसा कोई वादा नहीं था जिन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन क्या करें, हमारे जो विपक्षी लोग थे उनको हर वादे पूरे कर दिए। आप एक वादा तो बताइए जो वादा पूरा उन्होंने नहीं किया। हर वादे पूरे कर दिए सर। न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी जीवित हैं, और चीख चीख कर जो युवा हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमको नौकरी चाहिए थी। जो युवा 10 साल पहले नौकरी की तैयारी कर रहा था वो आज भी बेरोजगार है। आसपास के ही क्षेत्र में देख लीजिए, कई लोग आपके ही पहचान के मिल जाएंगे, कई लोग शायद मेरे पहचान के होंगे, प्रकाश पुंज जी की पहचान के भी होंगे। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। लौटूंगी सर मैं आपके पास। अमित जी, कितना संतुष्ट, या यूं कहे कि आप सहमत हैं क्या ये जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है? क्योंकि पूर्वानुमान पहले भी एग्जिट पोल रहा है न्यूज़ 18 का, और हमेशा एक सटीक विश्लेषण दिया है न्यूज़ 18 के सर्वे में। कैसे देखते हैं आप इस सर्वे को? रेणु जी देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद। आज के दौर में बहुत कम एंकर हैं जो ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, कहते हैं ना, युवा, आज का देश का युवा कह रहा है कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हो यार क्या हाल है। तो लगातार जिस प्रकार से अभी तौकीर भाई का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो आपको मैं बता दूं कि जनता ने डिसाइड कर लिया है, और इनको तो नैतिकता के नाते पहले तो जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 2019 और 14 में जो भी ज्वलंत मुद्दों पे इन्होंने बात किया था, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे 15 लाख अकाउंट में आने की बात हो, चाहे 56 इंच की छाती। अगर इनके पास 56 इंच की छाती है तो महंगाई कम क्यों नहीं हुई? सिलेंडर का रेट 400 से 1200 क्यों हो गया? कम क्यों नहीं करते? अगर है 56 इंच की छाती तो करिए 400। लेकिन इन ज्वलंत मुद्दों पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप जैसे प्रबुद्ध जनों को, आपके चैनलों को, और सोशल मीडिया के टीम को, और कलमकारों को, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को, रेणु जी, ज्वलंत मुद्दों पे थे, जमीनी मुद्दों पे लाया। चाहे महंगाई हो, रोजगार हो, जनता की मूलभूत सुविधाओं पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन दुख का विषय है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता दूं रेणु जी कि जब मैं स्टडी कर रहा था आपके चैनल पे आने के पूर्व, तो लगातार में कई सारे आंकड़े मेरे सामने आए। प्रधानमंत्री जी की 15 दिनों की बात करूंगा। 15 दिनों में प्रधानमंत्री जी ने 206 रैलियां की, 80 ठोक इंटरव्यू दिए। 10 साल में कभी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन एक एक चैनल को 4-4 बार इंटरव्यू दिए। उसी प्रकार से 253 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, 538 बार उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम लिया, और 750 बार उन्होंने अपना खुद का नाम लिया। मतलब उनको सिर्फ ये जो कहते हैं ना मोदी जी की गारंटी, अभी तौकीर जी कह रहे थे, मोदी जी की गारंटी पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कल अगर साहब कह दिए कि मेरा 75 वर्ष पूर्ण हो गया है, मैं जा रहा हूं, तो ये क्या कहेंगे? वो तो गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो उनका जुमला था। और 431 बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया रेणु जी, एक बार भी महंगाई पे बात उन्होंने 15 दिनों में नहीं की। मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि जनता ने अब डिसाइड कर लिया है, और जनता अब कह रही है कि अब हमें इंसाफ चाहिए, और इस देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहिए। ये तो सर 4 तारीख को पता चलेगा जनता क्या कह रही है, क्योंकि वोटर जो इस बार का है बहुत साइलेंट है। वोटर भी बहुत होशियार हो चुका है। आप समझिए वोटर कितना होशियार हो गया है। जिसका मुंह देखता है उसी की तरह बात कर लेता है, लेकिन वोट किसको देकर आता है ये किसी को नहीं बताता है। मैंने तो अपने आसपास ही देखा है, अगर पूछ भी लिया धोखे से कि किसको वोट किए भैया, कोई नहीं बताता। ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमने जिसको भी वोट किया हम बताएंगे नहीं। वोटर ऐसा हो चुका है आजकल, बहुत शांत और बहुत तेज। सीधे रुख करेंगे, बहुत मुस्कान लेकर प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं, और शायद कुछ कहना भी चाहते हैं। सर बोलिए कुछ, अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो। आपकी बात जो बहुत पते की बात आपने कही रेणु जी, की वोटर बहुत स्मार्ट हो गया है, और असल में वोटर जागरूक हो गया है। वोटर को पता है कि उसे किन मुद्दों पे वोट देना है। नगरीय निकाय के मुद्दे अलग है, विधानसभा के मुद्दे अलग है, केंद्र के मुद्दे अलग है। दूसरा एक पॉइंट है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूं, आपकी ही बात में ऐड करूंगा। वोटर अभी ये भी देख रहा है कि वाई टू वेस्ट माई वोट, मैं अपने वोट को वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मैं तपती धूप में जाके वोट दे रहा हूं तो मेरा वोट वेस्ट ना हो। मैं नोटा की जगह
ऐसे व्यक्ति को दूं जो कम से कम हमारा प्रतिनिधित्व जाके दिल्ली में संसद में भवन में करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वाई टू वेस्ट माई वोट। और जो जागरूकता अभियान मीडिया के माध्यम से चला है, आप लोग को मैं साधुवाद दूंगा कि मीडिया ने जो जन जन में जागरूकता लाई है, उसके कारण जो इतनी तपती धूप में भी लोग निकल के वोटिंग कर रहे हैं। हाँ। और ये युवा मतदाता है, इस बार जो मतदाता है युवा है, युवाओं ने बहुत कुछ सोच के वोट किया है। और ये बोलना बिल्कुल भी बेईमानी होगी कि युवाओं के पास मुद्दा नहीं है। अगर जो मुद्दा नहीं होता तो अभी पिछले 6 महीने पहले इतने बड़ा उन्होंने 3 बड़े राज्यों में सरकारें बदल दी। तो युवा बहुत सोच समझ के वोटिंग कर रहा है। प्रकाश जी, एक बात और है, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होना एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा करता है। बावजूद उसके जो सर्वे किया गया है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरा सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो थे, सबसे बड़ा महंगाई, दूसरा बेरोजगार, इन 2 मुद्दों की बात चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो नहीं कर पाया है। तो वोटर को समझ में आता है कि हमारे मतलब की बात है, हमारी रोजी रोटी, हमारे घर की रोटी, हमारे परिवार का पालन पोषण, आने वाली जो जनरेशन होगी उसको हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या क्या सेवाएं मिलेंगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी। आय के स्रोत कम थे, स्वरोजगार के साधन बहुत सीमित थे, दुनिया उतनी डेवलप नहीं थी। आज के जमाने का युवा बिल्कुल भी वो सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है। वो चाहता है कि भाई देश की बात करता है, वो देश कैसे आगे बढ़ रहा है और देश के विकास में वो कैसे अपना योगदान दे सकता है। और दूसरी बात, जो कम वोटिंग या ज्यादा वोटिंग की बात है, ये एक ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम हुआ करता था, जब कम वोटिंग और ज्यादा वोटिंग का फर्क पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब युवा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि युवा जो मतदाता है वो मौन है, और मौन जो वोटर होता है उसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। सर्वे कंपनियां भी जो सर्वे करती हैं, वो जैसा आपने कहा कि वो सोचता कुछ और है, और जब बोलते टाइम वो बिल्कुल भी बोलता है कि ठीक है, हम 4 जून को पता चलेगा। तो स्मार्ट वोटर जी, जो स्मार्ट मतदाता है वो स्मार्ट देश का नींव रखता है। तो इस बार का जो वोटर है वो बहुत स्मार्ट है, और मुझे लगता है कि हमारे देश का जो अब भविष्य है स्मार्ट लोगों के हाथ में है, और आगे भी इसी प्रकार के हमें आकलन दिखेंगे। जाहिर से बात, हम लौटेंगे आपके पास, तौकीर रजा साहब के पास एक बार फिर शुरू करेंगे। अब सर, ये 10 साल सत्ता में रही है बीजेपी, और उसके बाद भी मतलब हर भाषण में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, गठबंधन, अन्य राजनीतिक पार्टियां, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि आप अपने 10 साल के कामकाज गिना दीजिए, आप एक भाषण ऐसा दे दीजिए जिसमें आप कांग्रेस का जिक्र ना करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए साहब, ऐसा है कि वक्त आ गया है कि अब करा देंगे हदों का एहसास। वक्त आ गया है, अब करा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब अपने आप को समंदर समझ बैठे थे। साहब, ये समंदर है मोदी जी का, और मोदी जी ने काम किया है, तो अब उनको बताने की क्या जरूरत थी। काम दिखता है, काम बता रहा था करके। तो आज स्थिति ये थी कि अभी भाई प्रकाश सिंह पांडे जी बोला था, मैं इनका फिर से समर्थन करूंगा कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ था ये सेमीफाइनल था, और उसमें जनता ने बताया। अगर आपने अभी पूछा था बेरोजगारी के मुद्दे पे, तो बेरोजगारी थी तो युवाओं ने तो वोट दिया ना साहब, युवाओं ने ही वोट दिया सबसे ज्यादा, बढ़ चढ़कर चलिए, और अभी भी युवा वोट दे रहे हैं। और ये जो आपका जो सर्वेक्षण बता रहा है, सर्वे बता रहा है, इसकी कहानी बता रहा है कि क्या स्थिति है। आप ये अंदाज लगा ले, एग्जिट पोल बता रहा है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा आंकड़ा पार करने जा रही है। अभी तो सिर्फ ये कुछ आंकड़े निकल के आए हैं, और जब 4 तारीख को जैसा आप बोले ना कि युवा वोट कर रहे हैं, पेटी खुलेगी तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी सर्वे में 400 पार तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ ये बात है कि ज्यादा है, गठबंधन से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है, ये समझ में आ रहा है। 400 पार तो नहीं समझ में आ रहा सर्वे में। एक बात और, आपने युवाओं की बात की कि युवा इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर था, 5 साल पहले जो लोकसभा इलेक्शन 2019 में फर्स्ट टाइम वोटर था, वो आज भी बेरोजगार है। तो उसको भी आप जोड़िए, वो युवा भी जोड़िए, और आपको पता है कि लाखों लाख बच्चे हर साल पढ़ के निकलते हैं रोजगार की तलाश में। बात कर दी
माननीय मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार। आपको सिंपल सा आंकड़ा दे रहा हूं, 4 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बनाया है। एक आवास में 10 से 15 मजदूर लगते हैं। 10 मजदूर के साथ हमने 40 करोड़ रोजगार तो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे दिए 10 वर्ष में। उसके साथ साथ हमने जो अभी नए जो एंटरप्रेन्योर थे उनको सपोर्ट किया, माइक्रो मैनेजमेंट के तहत उनको लोन दिया गया। उसके अलावा नई कंपनीज आई, उन्होंने नए नए जो उद्योग लगे उनमें रोजगार मिला। यह अपने आप में दिखाता है कि नए नए रोजगार बढ़े, नए नए रोजगारों का प्रतिशत बढ़ा है। ऐसा नहीं जिसके पास जो है स्किल थी उसके कारण भी लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिला है। अगर किसी के पास कुछ स्किल्स नहीं थी उसको भी हमने बाकायदा 400 पार का जो दावा किया जा रहा था वो एग्जिट पोल में समझ में नहीं आ रहा है तौकीर रजा साहब। मैं अभी भी यही से कह रहा हूं, हम 400 से ज्यादा आंकड़े पार करेंगे, ये हमारी कथन है। हम उसको करके दिखाएंगे, आप देखेंगे। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपको आवाज आ रही है तो बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 400 पार का दावा अभी भी तौकीर जी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया है। बीजेपी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल खूब काम किया गया है। मछली मंगलसूत्र मुजरा की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम नहीं करते जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग किए गए हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बस अगर आप इफ यू आर द पीएम यू शुड मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ योर पोस्ट। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि जिन मुद्दों पे बात करने का प्रयास किया गया है, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप जैसे प्रबुद्ध जन पत्रकारों को जिन्होंने ज्वलन मुद्दों पे इस चुनाव पे डिस्कशन किया। और ये लगातार जो 2014 में जो कहते थे मैं आपका सेवक हूं, 2019 में जिन्होंने कहा मैं आपका चौकीदार हूं, और 2024 में वो कहते हैं मैं अविनाशी हूं, किस और आप इस देश को ले आना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश की जनता को, रेणु जी, जिन्होंने लगातार आप इस चुनाव को, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और आने वाले समय में युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोकतंत्र का प्रहरी बन के रक्षा करने के लिए। धन्यवाद से तो ऐसा समझ में आ रहा है कि आप ये मान चुके हैं कि गठबंधन जीत चुका है। मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि जो हमें धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी कंधे से कंधा मिला के बड़े निडरता के साथ हमारे उन जाबाज साथियों ने चुनाव लड़ा है। मैं इस चुनाव को रण को लड़ा है और हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सब ने कहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस नहीं आई। आज सब कह रहे होंगे भले बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और कोशिश होगी कि 4 जून को भी आपसे बात जरूर हो, चूंकि वक्त हो चुका है। और बहुत शुक्रिया आप सभी कम से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और इस तरीके से आप ये देखें, हालांकि दावे तो हर पार्टी करती है, लेकिन 4 तारीख को आपको नजर बना के रखा है न्यूज़ 18 पर। आपको हर पल की अपडेट देंगे, कौन जीतता है, कौन हारता है, 24 का महासंग्राम किसके पक्ष में जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।